मेरा नाम उत्तम कृष्णदास है। मेरे साथ जो प्रभु जी हैं इनका नाम ईशेंदु कृष्णदास है। हम दोनों रमन बिहारी गौड़िया मठ से आए हैं। मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और आप आईटी सेक्टर से हैं। हम दोनों आप जैसे समझदार बच्चों से मिलते हैं और जो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है जीवन में आगे बढ़ने के जो नियम है, कुछ तो बेसिक नियम होते हैं, है ना, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नियम होते हैं। बेसिक नियम तो हम सब समाज से सीखते रहते हैं, घर परिवार स्कूल सब जगह से सीखते रहते हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से इफेक्टिव तरीके से अपने जिंदगी को सबसे ऊंचाई पर ले जाने वाले जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारे गुरुदेव हमें देते हैं और हम आकर के आपको देते हैं। यानी आपके लिए हमारे माध्यम से हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर सिद्धांत शास्त्रों से और संतों के द्वारा कहे गए वाक्यों से निकालकर यहाँ देते हैं। जैसे पूरा फल खाना या सिर्फ जूस पी लेना, है ना। तो आपको यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलने वाली हैं, लेकिन उनका इफेक्ट क्या होगा? बातें तो हमें बहुत सारी पता होती है ना। स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, एजुकेशन फेयर लगते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हमें तरह तरह की नई नई चीजें सिखाई जाती हैं। साइंस प्रोजेक्ट्स में कितने बच्चे भाग लेते हैं? वेरी गुड। स्पोर्ट्स में कितने बच्चे जाते हैं? हॉकी में कितने बच्चे हैं? फुटबॉल में कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। बैडमिंटन भी खेलते हैं? टेबल टेनिस है अपने यहाँ? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, एथलेटिक्स तो होती है, कितने बच्चे एथलेटिक्स में भाग लेते हैं? ठीक है, वो बच्चे हाथ उठाएं जिनके 80% मार्क्स आए हैं या उससे ज्यादा। वेरी गुड। लगभग 50-60% बच्चों के मार्क्स 80% प्लस है। ठीक है, वहां हाथ पीछे कर। मैं ये अंदाजा लगाना चाह रहा था कि मैं ऐसे ही जनरल बच्चों के साथ बैठा हूं या स्कूल के सबसे टॉप क्लास में आने वाले क्रीम बच्चों के साथ बैठा हूं। तो आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, डाइवर्सिफाई फील्ड में इंटेलिजेंट है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं है, स्पोर्ट्स में भी है, कल्चरल एक्टिविटीज में भी है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपका चहुमुखी विकास हो रहा है, यानी हर तरफ आपका विकास हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। थैंक यू। देर तक बजने वाली तालियां ये बता रही हैं कि आप इस वर्कशॉप में बहुत एक्साइटेड भी हैं, है ना। आप में से कितने बच्चों ने अपनी जिंदगी का टारगेट बनाया है कि मैं क्या बनूंगा? किसी ने बनाया है? वेरी गुड। बताइए अपना नाम और फिर अपना क्या सोचा है आपने, बताइए, जोर से बोलो। क्रिकेटर, वेरी गुड। और कोई? 6-7 लोगों ने हाथ उठाया था। बताइए, आप बताइए, सोचा है आपने कुछ? देखिए, रोबोटिक इंजीनियरिंग, वेरी गुड। और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। बहुत सारी अलग अलग हमारे पास फील्ड्स होती हैं और एज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई मूवी देख ली, कोई डिस्कशन हो गया, उसके हिसाब से हम रोज बदलते रहते हैं, 6 महीने में बदलते रहते हैं कि हमें क्या बनना है ना। शुरू करते हैं कहीं से और ईयर एंड होते होते कहीं और निकल जाते हैं।
वेरी गुड। आप मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब सफलता पाने की सबसे पहली पायदान, सबसे पहली सीढ़ी होती है स्मरण, यानी सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? सुनने की उत्सुकता ये बताती है कि हम सक्सेस होने के लिए, नॉलेज पाने के लिए, अपनी जिंदगी को उन्नत बनाने के लिए कितने सीरियस हैं, है ना? इसीलिए सुनने के लिए दो कान हैं, है ना? एक से भी काम चल सकता था, पर यह इंडिकेशन है कि ज्यादा सुनो। फिर इतना बड़ा सर है कि ज्यादा मनन करो, ज्यादा विचार करो, सुनने के बाद ज्यादा विचार, और छोटा सा मुंह कि कम बोलो। जब कम बोलने से काम चल सकता है तो ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है ना? हमारी बॉडी ही हमें इस सिद्धांत के बेसिक रूल बताती है, और हमारा जो सफलता के चांस है, अगर हम आंखें खोल करके पढ़ते हैं तो वो बढ़ जाता है ना? जितने भी बच्चों ने अपने टारगेट बनाए हैं, आज इवनिंग में जाके दोबारा से अपने टारगेट को रिव्यू करना कि क्यों सुबह सुबह हमारे पेरेंट्स नहला धुलाकर, ड्रेस पहनाकर, हैवी बैग हमारी पीठ पर लाद कर और हमें यह स्कूल में छोड़ जाते हैं या बस के माध्यम से भेज देते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। किस किस के पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं? बच्चों को, सबके। तो वो वहां एसी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, और आपको यहाँ क्यों भेजा हुआ है? आपको प्यार करते हैं तो अपने पास रखना चाहिए था, है ना? क्यों भेजा है यहां पर? कोई कारण होगा। जिस कारण से उन्होंने यहां भेजा है, क्या वही हम कर रहे हैं? हम उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना? ठीक है। यहां भेजने का कारण पढ़ना बाय डिफॉल्ट है। मतलब मेन काम पढ़ना नहीं है, मेन काम सीखना है। पढ़ना तो मैं 3rd क्लास तक भी आ जाता है, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना आ गया तो उसके बाद वापस घर चले जाएंगे क्या? पढ़ना एक टूल है सीखने के लिए। सीखने के लिए कौन कौन बच्चा आता है यहां पर? क्या क्या हम यहां पर सीख रहे हैं? आज से पहले जितना भी ज्ञान लिया जा चुका है, किताबों के माध्यम से, हमारे टीचर के लेक्चर के माध्यम से, डिफरेंट एक्टिविटीज करा के वो ज्ञान हमें दिया जा रहा है। हम उस नॉलेज को सीख रहे हैं जो आज तक ली जा चुकी है ना? और उस नॉलेज को लेकर हम क्या करेंगे? अपने स्किल यूज करके उस नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉलेज इज ए एनर्जी। वो ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आप एक इफेक्टिव टूल है, अपने स्किल से उस एनर्जी को और आगे बढ़ाएंगे। कितने बच्चों को मालूम है कि सबसे पहले ये वाला फोन आया था, वायर वाला? मालूम है सबसे पहले ये फोन आया था? इसके बाद एक फोन आया था, इसी फोन के वर्जन में हैंड फ्री होता था कि उसमें केबल नहीं लगी होती थी, केबल से दो। इसके पहले किसी ने इस फोन को आविष्कार किया, दूसरे किसी ने उसी फोन को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, उसके बाद आया पेजर। जब फोन था उस फोन को ही किसी ने पेजर में कन्वर्ट किया, पेजर से वो की वाले मोबाइल्स आए। ऐसा हुआ। फिर उन की मोबाइल्स को
किसी ने स्मार्टफोन में कन्वर्ट किया। हमने नॉलेज ली और उस नॉलेज को हम हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें, पहले पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती है, फिर उसके बाद सीएनजी से चलती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन से चलती है, आज इलेक्ट्रिक से चल रही है। नॉलेज बढ़ रही है, हम ही जैसे क्लास में बैठ करके सीखते हैं और उसके बाद हम ही लोग आगे जाकर के उस नॉलेज को, पहले मिले हुए ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो अब सोचो, अगर हमने आज तक की जो अवेलेबल नॉलेज है उसी को ठीक से नहीं लिया, जिसके बेस पे हमने आगे इन्वेंट करना है, तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आपने देखा होगा, हम ही में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, रट्टा मारते हैं, है ना। रट्टा मार के उस वर्ड्स को हमने याद कर लिया कि हमने दूसरी जगह पेस्ट करना है, यहां से याद किया बुक से, एग्जाम में जाके लिख दिया और भूल गए। अब या तो बुक राइटर जाने या मैडम जाने, हमारा काम खत्म। और रट्टा दिखने में बड़ा इजी लगता है कि फटफट फटफट 10-10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा और याद हो गया। और एग्जाम से ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले ही स्टार्ट होते हैं पढ़ना, बाकी सारे साल मस्ती करते हैं, है ना। तो क्या हम ऐसे रट्टा मारकर कुछ सीख पाएंगे? नहीं। जबकि हमारा ये सेशन शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आप सीखने के लिए आते हैं। अगर सीखने के लिए आते हैं तो ये वाला पॉइंट तो हटा दीजिए कि हमें रट्टा मार के कभी एग्जाम में पास होना है, उससे तो हम फेल ही बने। क्योंकि रट्टा मार के डिग्री लेके जॉब के लिए या बिजनेस में हमें स्किल की जरूरत होगी, जॉब में इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएंगे, है ना। और बिजनेस में हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं और हमें क्या करना है। इसलिए याद करना है। और क्या करना है, ब्रेन किस लिए इतना बड़ा, मनन करने के लिए, दिल में बार बार उसी चीज का विचार करने के लिए। क्लास में मैडम ने जो आज टॉपिक समझाया है, उस टॉपिक के ऊपर बार बार चिंतन करना, मनन करना, उसको बार बार अपने दिमाग में सोचना, उसके रेफरेंसेस। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो अगली क्लास में आने के पहले आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन होंगे। कितने बच्चे हैं जो कल का पढ़ा हुआ नेक्स्ट डे मैडम जब पूछती है कि समझ नहीं आया तो हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चों के पास क्वेश्चन होता है, हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। क्लास में 2 बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, 4-5 बच्चे हैं। अगर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब हमने समझा ही नहीं है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एग्जाम से 1 महीने पहले रट्टे का, है ना। डेली जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तभी से अगर हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास हमेशा क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ड वाई अगर हमारे पास है, WHY, वाई इज द की ऑफ नॉलेज। अगर हमने क्वेश्चन करना शुरू किया तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस के रास्ते पर हैं। किसी टीचर ने कभी बोले कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, नीचे बैठ जाओ? जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो टीचर उत्साह से और बताएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस बच्चे के पास क्वेश्चन है, इसका मतलब ये चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है। आप सब यहाँ पर चीजें सीखने के लिए आते हैं। चीजें सीखते हुए, समझते हुए हमें अपनी लाइफ के टारगेट सेट करने में आसानी होती है। मैं क्या बनूंगा? अभी आधे बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं पता होता अपना कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है। किस किस को पता है कि मेरा किस किस चीज में इंटरेस्ट है? घूमने के अलावा, मोमोज खाने के अलावा, रील्स देखने के अलावा, इधर उधर की बातें करने के अलावा, पढ़ते समय खेलने का याद आने के अलावा, इन सब चीजों के अलावा किसको अपने इंटरेस्ट मालूम है? आप बताएं।
क्या अच्छा लगता है आपको? आपने हाथ खड़ा किया है ना, बताइए। हाँ, अंगड़ाई ले रहे थे या हाथ खड़ा किया था? ऐसे ही किया था। अच्छा, आप बताइए। हाँ, स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स? रेस लगाने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वेरी गुड। तो उसके लिए तैयारी करते हो आप? वेरी गुड। हाँ, आप बताइए बताइए, कोई बात नहीं। क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता है या देखना? खेलना आपको अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो कैसे खेलते हो, गली में थापी से लेके? बच्चा बाहर थापी से खेल रहा है, मम्मी कपड़े धोने के लिए ढूंढ रही है, थापी कहाँ गई? स्कूल में खेलते हो बैट बॉल के साथ? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने देखा, मैं गली में निकलता हूँ, बच्चे थापी लेके खेल रहे होते हैं, मम्मी ढूंढ रही होती है कपड़े धोने हैं, थापी कहाँ है। थापी समझते ना, एक वुडन लकड़ी की बनी हुई होती है जिससे कूटा जाता है। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चों की कुटाई हुई है उससे। अच्छा, ठीक है। देखिए, सीखने का सबसे पहला मंत्र सुनना है। मैंने ये सारी बातें आपके साथ करते हुए रियलाइज किया कि कई बच्चों की आंखें आधी बंद हो गई हैं, कई लोगों की गर्दन नीचे हो गई है, कुछ लोगों को उबासियां आ रही हैं, यानी हमें सुनने की प्रैक्टिस बहुत कम है। हम 10 मिनट भी गंभीर होकर किसी विषय को सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो मैं ये अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस समय मैडम बोर्ड पर किसी टफ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते होंगे तो आधी क्लास तो सो ही रही होगी। आपको पता है, खुली आंखें रख के भी सोया जाता है ना? या आधे से ये ज्यादा बच्चे खुली आंखें रख के सो रहे हैं, जबकि हम तो कॉमन बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा साइंस नहीं है। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दे करके सोचना। अब हम कुछ गंभीर विषय के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? कुछ वो रिलेवेंट डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको आपकी सक्सेस के नजदीक ले जाएंगे। किसी भी चीज के नजदीक जाने के लिए पहले वहां जाने की इच्छा होना बड़ा जरूरी है। जिसने अपने टारगेट बनाए होंगे, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया होगा, वो ही तो उस तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। जिसने टारगेट नहीं बनाए हैं वो आज जाकर के अपने टारगेट बनाइएगा। कुछ बच्चे यहां फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीम है, अर्जेंटीना और दूसरी कौन है? अर्जेंटीना और कौन सा? जोर से बोलो। पोर्तुगल। कोई इजी सा नाम ले लो। जर्मनी रख ले। ब्राजील और जर्मनी, ठीक है? ब्राजील और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। गंभीरता से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। हरे कृष्णा। प्यारे बच्चों, हम स्पेसिफिकली किसी पर्पस से आए हैं। हमें सिर्फ आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट दिया, थोड़ी देर के लिए आपने कान हमें दिए। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 to 1 मीन्स आप एक पर्सन ऐसा सोचो हम आपसे बात कर रहे हैं। आपके पास बैठा हुआ आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, पर हमने भी अपने जीवन में देखा है कुछ साथ नहीं रहता, कोई साथ नहीं रहता। एग्जाम के बाद, एग्जाम के टाइम पर भी कोई साथ नहीं रहता, और साथ रहने वाले जिंदगी भर साथ नहीं रहते। यहाँ आप एक पर्पस से आते हो और प्रभु जी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ विशेष। उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी की है कि आपसे कांटेक्ट बनाया जा सके, ताकि आप आसपास अपने मित्र और साथी को देखने की बजाय इनसे आई टू आई कांटेक्ट कुछ समझने के लिए। कुछ लिखते हो ना आप कॉपी पे, लिखने से पहले आप उसे सुनते हो फिर लिखते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच बीच में उठ करके आप पड़ोसी की कॉपी में देखते हो कि आपका मिस हो गया, आप टीचर की बात सुन नहीं पाए, बीच में गैप आ जाता है।
आपके ये जो पोर्शन है ब्रेन, इसमें वो छोटी छोटी रिटेंशन नहीं हो पाती, तो आप लिखना मिस कर जाते हो। हम यहाँ से कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहे, कुछ कॉन्सेंट्रेट करके कुछ थोड़ा सा सुन के देखो ना। जैसे कोई फिल्म होती है, कोई गाना होता है, पसंद आता है, आप देखते हो ना, उसे दोबारा भी देखते हो, कोई उसको लर्न नहीं कर लेता है कि मैं इसको सुनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो कोशिश करके कुछ समय के लिए 1 to 1 आंखों से देख के, आई टू आई कॉन्टेक्ट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अपना कान थोड़ी देर के लिए इन्हें दे दीजिए। आपके लिए कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉफिटेबल चीज बताई जाए। हर चीज आप पैसों में या किसी स्वाद या किसी खाने की चीज में नहीं तोल सकते। आपके कॉमन इंटरेस्ट के लिए कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। कृपया करके आप शांति से, बिना आजू बाजू देखे, सबके फेस और आईज, इनके साथ आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। प्लीज कोशिश करके देखो। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो दो टीम है, अर्जेंटीना और जर्मनी। एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उनका मैच हो रहा है। समझ लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल है। जो टीम भी जीतेगी उसको वर्ल्ड कप मिलेगा। दोनों टीमें पूरे जोश के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंच जाती हैं। जो वर्ल्ड कप होता है, जो फुटबॉल है, वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है। तो वर्ल्ड कप हो रहा है तो समझिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दोनों टीम के सपोर्टर्स हैं, टीम को एप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को उत्साहित कर रहे हैं और टीम बहुत उत्साह के साथ खेल रही है। और दोनों साइड से गोल करने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है। टाइम पूरा खत्म हो जाता है लेकिन दोनों ही टीम एक भी गोल नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने गोल पोस्ट लगाए नहीं थे। 90 मिनट का एक गेम विदाउट गोल पोस्ट, बिना किसी टारगेट के वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। हम तो अपनी 70-80 साल की एज के लिए बिना किसी टारगेट के क्या अचीव कर सकेंगे? टारगेट हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 90 मिनट का एक गेम बिना किसी गोल के जीता नहीं जा सकता तो हम अपनी इतनी बड़ी लाइफ को बिना कोई गोल डिसाइड किए कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं? ये हमारे गोल की इंपॉर्टेंस है। जब हम अपना गोल डिसाइड करते हैं उसके बाद हम अपना डेली रूटीन डिसाइड करते हैं। मेरा गोल क्या है? आज सारे दिन का जो मेरा रूटीन है क्या मेरे गोल से मैच करता है? मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं क्या वो मेरे गोल के आसपास है? मैं जो भी नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूं क्या उससे किसी भी कंडीशन में मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा? क्या मैं अपने 24 घंटे के अंदर जो 12 घंटे एक्टिव होते हैं क्या उन 12 घंटे में जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं वो कभी भी मुझे मेरे गोल के नजदीक ले जा सकती हैं? मेरा इंटरेस्ट जिन चीजों में है क्या वो चीजें मुझे मेरे गोल के करीब लेकर के आ रही हैं? क्या मैं सुबह से शाम तक करने वाली अपनी दिनचर्या को रात को बैठकर सोचता हूं कि मैंने आज सारे दिन क्या किया, मेरा गोल कुछ और था, मैं एक्टिविटी कुछ और कर रहा हूं, कहीं मैं अपने जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा, कहीं मैंने गलत गोल तो चूज नहीं कर लिया? क्या मैं अपनी जिंदगी को कल से दोबारा अपने गोल को अचीव करने के लिए मोल्ड कर पाऊंगा? क्या ये सारे रिव्यूज हम रोज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो दो बातें हैं, या तो गोल डिसाइड नहीं किया है या मैं अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हूं। सब गोल डिसाइड करते हैं तो मैंने भी कुछ लिख दिया, लेकिन अगर मैंने अपने दिल से किसी गोल को, अपने किसी टारगेट को लिखा है तो मेरी दिनचर्या ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो बच्चा जिम जाता है वो बहुत तगड़ा नहीं होता है, क्योंकि तगड़ा नहीं है इसलिए जिम जाता है। डे 1 से जिम में जाने वाले आदमी की मसल्स बिल्ड नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे डेली एक्सरसाइज करते हुए वो पतला सा बच्चा एक बॉडी बिल्डर में कन्वर्ट होने की संभावना रखता है। जिस दिन हम चलना शुरू करते हैं मंजिल उस दिन नहीं मिलती है। जिस दिन बुक पढ़ना शुरू करते हैं
बुक उस दिन खत्म नहीं होती है। ना हम मंजिल को पाने के लिए चलते हैं, ना हम बुक को खत्म करने के लिए पढ़ते हैं। हम खाने को खत्म करने के लिए नहीं, उसका स्वाद लेने के लिए खाते हैं। बुक को उसका एंजॉय करने के लिए। जब हम वॉक करते हैं तो वॉक का एंजॉय करने के लिए वॉकिंग करते हैं, खत्म करने के लिए नहीं करते। हम अपनी जिंदगी का एंजॉय करने के लिए जी रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए नहीं जी रहे। हमारी सक्सेस एक रास्ता है, जैसे जैसे हम उसे अचीव करते जाएंगे हमारे ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा IQ बढ़ता जाएगा और हर बार हम नया टारगेट सेट करेंगे और उसे अचीव करेंगे। सक्सेस बाय एक्सीडेंट नहीं है, वो हमारी सारी एफर्ट का एक रिजल्ट है। रिजल्ट कभी भी एंड नहीं होता, वो हमेशा इंप्रूव होता रहता है। हम अपने इंटरेस्ट के, अपने एफर्ट के, अपने टाइम के, अपने स्वभाव के हिसाब से आगे जिंदगी में बढ़ते रहेंगे। किस तरफ बढ़ेंगे? जिस तरफ हमारा ध्यान होगा। अगर हमारा ध्यान अपने साथी की प्रोग्रेस देखने के लिए है तो हम कभी भी अपने आप को नहीं देख पाएंगे। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा ही अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। अगर हमें डर है तो हम काम करने के लिए हेजिटेट करेंगे। हमने फोकस कहां रखना है? अपने ऊपर। टारगेट किसको सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था? अपने आप को। रूटीन कौन अपना ठीक करेगा? मैं। अपनी सफलता और अपने बीच में कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? मैं खुद। अर्जुन सारी उम्र उनने सिर्फ लड़ना सीखा। सारी उम्र उन्होंने के कौन थे उनके गुरु? अर्जुन के कौन थे? द्रोणाचार्य थे। कुछ बच्चों ने कृष्ण भी बोला है, कृष्ण भी थे। उनके शिक्षा गुरु तब थे जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ रहे थे, जब उन्होंने उन्हें गुरु माना। उससे पहले सारी उम्र उन्होंने शस्त्र और अस्त्र चलाना सीखा। किससे? द्रोणाचार्य जी से। और फिर भी युद्ध के मैदान में जाने के बाद पहली नजर में उनके ऊपर क्या रिएक्शन था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, जबकि वो एक ट्रेन्ड फाइटर हैं। ऐसे ट्रेन्ड फाइटर हैं जो उस समय के नंबर 1 फाइटर थे। जिस आदमी ने सारी उम्र जिस काम की प्रैक्टिस की है, एक बार लाइफ में जब उसको लड़ने का मौका मिला, वो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा। तब कृष्ण उसको क्या कहते हैं कि तुमने सारी उम्र तो लड़ाई सीखी है, अब भिक्षा मांगने के लिए जाओगे, कोई लेडी अंदर से आने में उसको देर हो गई, तुम तो तीर निकाल के खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग तो फाइटिंग की हुई है, भिक्षा की तो नहीं हुई है। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव फाइटिंग का है। हम सारी उम्र पढ़ने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? एग्जाम से पहले डरना शुरू कर देते हैं, जबकि सारे साल पढ़ते हुए आए हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, घर में भी पढ़ रहे हैं, हर समय पढ़ रहे हैं, है ना? डिफरेंट रेफरेंसेस लेकर के पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो अर्जुन की स्थिति होती है वही हमारी स्थिति होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं एक जगह अपने मन को लगा करके पढ़ो। अर्जुन क्या कहता है? चंचलम ही मनः कृष्ण परमाधि बलवर्धनम तस्याहम निग्रह बलवे वायुरिव स दुष्कृतम। 6 अध्याय के अंदर जाकर के बोल रहे हैं कि मेरा मन बहुत ही चंचल है। इतना चंचल है कि जैसे उछल करके हवा में और वायु को पकड़ना। हवा को पकड़ सकता है कोई? नहीं पकड़ सकता। एक तो वो हर जगह व्याप्त है और दूसरा दिखती भी नहीं है, तो ऐसी चीज को हम पकड़ नहीं सकते ना। ऐसे हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है। महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। मन निग्रह दुष्कृतम, मन के निग्रह को करना, मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर यहां पर कृष्ण को कौन कौन भगवान मानता है? ठीक है, तो फिर कृष्ण
यानी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यानी भगवान के मुंह से निकली हुई बात है। तो ये जो भी सूत्र है ना, वो भगवान का दिया हुआ है। तो जिनको भगवान, जो भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनको इस बात पे विश्वास होना चाहिए। वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास करो, मन भाग रहा है पकड़ करके उसको वापस लगाओ, मन भाग रहा है पकड़ करके उसको वापस लगाओ। हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जिनको प्रैक्टिस है सुनने की, उनका फोकस इधर रहेगा। जिनको प्रैक्टिस है डिस्ट्रैक्शन की, उनका फोकस चारों तरफ रहेगा। पंखा गर्म हवा दे रहा है, सफोकेशन हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लंच टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, उनका ध्यान सब जगह जाएगा। जिनका ध्यान अपने टारगेट के ऊपर है, वो हमारे इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इसलिए 80-20 का फॉर्मूला होता है। 20 लोग लीडर होते हैं, 80 लोग फॉलोअर होते हैं। इस क्लास में भी हम ये चाहें कि सारे बच्चे फोकस्ड होकर हमें सुने, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ 20 लोग, 20%, इस क्लास के सिर्फ 20% लोगों का फोकस मैं अपनी तरफ चाहता हूँ। 80% लोग जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स रहेंगे। मैं भी नहीं बदल सकता और वो खुद भी नहीं बदल सकते, वरना दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि जानता तो मैं भी हूं कि मैं गलत हूं, पर मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं। क्लास में ये जानते हुए कि दो लोग अपना काम छोड़ करके इतनी दूर से अपने गुरु का संदेश हमारे बेनिफिट के लिए हमें देने आए हैं, उसके बावजूद भी 80% लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं। सिर्फ इस बात को 20% लोग समझ पाएंगे, और हम यह पूरे 100% लोगों के लिए नहीं आए हैं। हमें सिर्फ उन 20% लीडर की तलाश है जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिनके जीवन के गोल निर्धारित हैं और उनको स्पष्ट है कि मुझे ये बनना है। जो बड़े आईएएस होते हैं उन्हें बचपन से पता होता है कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर 9वीं 10वीं क्लास में डिसाइड कर लेता है कि मुझे वो बनना है, तभी तो साइंस लेते हैं, तभी तो बायोलॉजी लेते हैं, तभी तो अपना इंटरेस्ट उस तरफ लगाते हैं, तभी तो डॉक्टरों के पास बैठना उन्हें अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, लोगों की बीमारियों के बारे में जानना, उनके इलाज जानना अच्छा लगता है। जो इंजीनियर होता है निकलते हुए जाकर सिविल देखता रहता है, ये पानी इकट्ठा क्यों हो रहा है, इसको निकालने का क्या साधन करना चाहिए, ये बिल्डिंग ऐसी बनी है, मैं होता तो ऐसा बनाता, इसका वेंटिलेशन ठीक नहीं, मैं एक मिनट अभी बताता हूँ। प्रभु जी कहना ये चाहते हैं कि आप अपना टारगेट लाइफ में अपने लिए सेट करें। ब्रिलियंट बच्चों के बारे में प्रभु जी ने बात करी। तो मैं आपसे एक बच्चा कहता हूँ, ये आपके साथ बना खड़े हो तो आपको ही कह रहा हूँ, आपके दांत बड़े अच्छे हैं, खड़े होइए। आपके शरीर में बहुत बेचैनी है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्टेज में बड़े बड़े क्लासेस को अटेंड किया है, और एक एक बच्चा मेरी आंख में रहता है। मैंने आई टू आई कॉन्टेक्ट की रिक्वेस्ट करी थी, क्यों करी थी कि कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। ब्रिलियंट बच्चों की बात करी, प्रभु जी ने कहा 20% ब्रिलियंट है, बाकी सब डफर है। नहीं, एक डफर भी पूरी तरह ब्रिलियंट होता है, बट उसकी सारी जो ब्रिलियंस होती है, ब्रिलियंस मतलब सारी उसकी उत्कृष्टता जो भी है, वो सब शरारतों में या बकवास चीजों में, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है।
आप अपने माइंड का प्रयोग सही जगह करोगे तो आप ब्रिलियंट हो, आप गलत जगह करोगे तो आप तब भी ब्रिलियंट हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, आपके लिए यूज नहीं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ छोटी सी चीज समझा रहे हैं जिससे आप अपने माइंड को थोड़ा सही तरीके से यूज कर पाओ। माइंड सभी यूज करते हैं, एक खाली दिमाग सबसे ज्यादा काम आता है क्योंकि उसमें फालतू चीजें होती हैं। टारगेट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? मान लो सुमन नाम से एक लड़का है, उससे आपकी कोई लड़ाई हुई है, अगले दिन आपने 5 लड़के इकट्ठे किए कि उसको पीटना है। टारगेट ही दो कि सुबह आते ही पीटी का होता है, उसकी टांग खींच के उसको मैं गिराऊंगा, तू उसको मारेगा। एक प्लानिंग करते हो नहीं करते हो? टारगेट सही जगह भी लग सकता है, टारगेट गलत जगह भी लग सकता है, बट यहाँ पर जो मेन उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को आपकी नौकरी की कमाई, उन्होंने आपको यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, लर्न करने के लिए नहीं भेजा। आप अपने जीवन को थोड़ा सा बेटर कर पाओ, किसी और का नहीं, सिर्फ अपना। अब आप मेरी समझ पा रहे हो? मैंने आपको डांट नहीं रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं कि आप अपने लिए यहाँ पर हो, आप अपने जीवन को खुद बना सकते हो। यू आर द गॉड ऑफ योर सेल्फ। हर इंसान अपने आप का खुद भगवान होता है क्योंकि उसे सब पता है सही गलत क्या है, पर हम चूज खुद करते हैं। चूज करने की शक्ति भगवान ने हमें ही दी है ना। क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपको प्यार से, सिर्फ सबसे बड़ी चीज क्या है दुनिया में? प्रेम, प्यार। जो गवर्नमेंट स्कूल में कई पहले बदनाम हो जाते थे, टीचर आता था क्लास में, उठते ही 5 बच्चों को उठा के 2 घंटे मार देता था। किस लिए? कि बाकी बच्चों में डर बना रहे। डर नहीं, प्यार की वजह। जहां प्यार है ना वहां कुछ और चीज काम ही नहीं करती। तो केवल अपने माइंड के जो आपके दो, आपको सबको पता है कि आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। एक डिसीजन मेकर होता है और एक नहीं, उसको डिसीजन को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए बना होता है। और आपका जो लेफ्ट साइड का ब्रेन का पोर्शन होता है वो आपके राइट साइड को मैनेज करता है। ऐसे ही राइट वाला लेफ्ट साइड के ब्रेन बॉडी को मैनेज करता है। ये चीज मुझे कब पता चली? जब मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया, उनका इधर का माइंड बंद हो गया तो उनका दूसरी तरफ का, ऑपोजिट साइड का शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा झटका था। बट स्टिल आप लोगों को जो मौका मिला है स्कूल आने का, आप अपने लिए आते हो। आप अपने आप को अच्छा भी बना सकते हो, बुरी कोई परिभाषा नहीं है। पर ये कि प्रभु जी ने जो बोला एक चीज की टारगेट, कुछ तो टारगेट बना लो अच्छा सा, जिससे आप स्वयं को, अपने आप को डेवलप कर सको। कुछ भी चूज कर लो। पहली चीज टारगेट चूज करो, दूसरी चीज उसको प्लान करो, उसको शेड्यूलिंग दो, टाइम दो कि उसको कैसे करना है अचीव। फुटबॉल खेलने में भी मजा आता है और एक को फुटबॉल को फाड़ के उसका ब्लडर निकाल के उसको डैमेज करके भी बड़ी खुशी मिलती है। और डैमेज करने में जितनी ज्यादा खुशी मिलती है उतनी खेल के भी नहीं मिलती। जब ये बेकार हो गया, किसी के काम का नहीं है। तो एक इंसान उसी बॉल को कंस्ट्रक्टिव यूज में ले रहा है, उससे खेल रहा है, वो अपने लिए खेलता है, वो स्कूल के नाम से खेल रहा है, बट वो अपने लिए अपनी खुशी से खेलता है, वही सक्सेस हो पाता है। ठीक है? कुछ बातें आपको इस वर्कशॉप से अपने साथ लेकर जानी है। सबसे पहले, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, उस एज में आ चुके हैं जब हम अपनी जिंदगी का टारगेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। अपना डेली का रूटीन हम खुद बना सकते हैं। अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। मेरे लिए क्या खाना अच्छा है, मेरे लिए क्या पहनना अच्छा है, मेरे लिए कहाँ पर उठना बैठना अच्छा है, मेरे कौन दोस्त अच्छे हो सकते हैं, कौन दोस्त मेरे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। अच्छे वो होते हैं जो हमारे मन की रुचियों के हिसाब से काम करते हैं। सपोर्टिव वो होते हैं
जो हमें गलत काम को करने से रोक कर अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं, उनको हम अच्छे दोस्त बोलते हैं। मेरा टारगेट कब एकम्प्लिश होगा, जब मैं कब अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा, जब मैं उस दिशा में काम करना शुरू करूंगा। मुझे यहाँ से धौला कुआं जाना है, जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं। मैं कौन सा चुनना पसंद करूंगा, जो सबसे छोटा होगा या जो सबसे साफ होगा, सबसे चौड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा और राजपथ होगा। एक पगडंडियां होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं और बाहर निकलने के पता नहीं लगता है कि ये किस मेन रोड पर जा रहे हैं। और एक डिसाइडेड होता है रोड, उसके ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, लाइटिंग लगी होती है। इस दिशा से जाना है धौला कुआं 8 किलोमीटर, धौला कुआं 6 किलोमीटर, धौला कुआं 4 किलोमीटर, धौला कुआं 2 किलोमीटर। और एक पगडंडी है जहाँ पे पता ही नहीं किस तरफ से जा रही है और वो छोटा भी हो, तब भी हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, जो डिसिप्लिन वाला है, जो पहले से डिसाइडेड है कि इट इज गुड, जो हमारे अधिकार की चीजें हैं उनको हम ही चेंज कर सकते हैं। हमारी हैबिट हमारे कंट्रोल में रहती हैं। हम अपनी हैबिट को बना भी सकते हैं, हम अपनी हैबिट को बिगाड़ भी सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन कि मैं अपने टारगेट के लिए कितना सीरियस हूँ, मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना सीरियस हूँ। मैंने 80% लास्ट ईयर स्कोर किया था, मुझे 85 करने के लिए किस जगह काम करना होगा, मेरे कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, मैं अपने दिन का टाइम कहाँ पर वेस्ट कर देता हूँ, ये सब हमको मालूम होता है। किसी को बाहर से बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी से पूछने की जरूरत है। आप कहाँ अपना टाइम खराब करते हो वो आपको खुद पता है सबको। अपने देखिए, एक होता है मैं जब चाहूंगा तब अपनी लाइफ को बदल लूंगा, और एक होता है कि जब कभी भगवान चाहेंगे तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। भगवान बहुत बिजी है, बहुत जनसंख्या है, भगवान सबको थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन वो जो ट्राई करता है उसके साथ हमेशा रहते हैं। जो भी बदलने के लिए ट्राई करता है भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, कोई जानवर ऑफिस नहीं जाता है और कोई जानवर भूखा भी नहीं सोता है। उन सबका ध्यान कौन रख रहा है? ये प्रकृति। इस प्रकृति को किसने बनाया है? भगवान की शक्तियों ने बनाया है। भगवान कोई काम नहीं करते हैं। भगवान ने सभी जीवों को आजाद छोड़ा हुआ है, फ्री छोड़ा है। नहीं तो लोग बुरा काम करते ही नहीं। भगवान क्यों चाहेंगे कोई बुरा करे? अपनी सोच का परिणाम बुरे काम है, और बुरे काम करने से बुरे संस्कार बनते हैं, लाइफ में दुख आता है। भगवान किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारी जिंदगी में ये काम करेंगे तो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, काम आपको खुद करना पड़ेगा। एग्जाम, खाना सामने रखा है, भगवान चाहेंगे तो पेट में आएगा, कभी पॉसिबल है? पेन, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट सामने रखी है, भगवान चाहेंगे तो इसके सारे आंसर करेक्ट लिख देंगे। क्या ये पॉसिबल है? मैं चाहूंगा तो मैं सारे करेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं चाहूंगा तो उठा करके खाने को खाऊंगा, मैं चाहूंगा तो बुरे दोस्तों को, डिस्ट्रैक्शन वालों को हटाऊंगा, अच्छे पढ़ाई लिखे के विषय में बात करने वाले दोस्तों को अपनाऊंगा। मैं घर में घुसूंगा, अपने शूज उसकी जगह रखूंगा, सॉक्स को धुलने के लिए डालूंगा, अपने बैग को निर्धारित स्थान पर रखूंगा, टॉवल बाहर निकल करके बाथरूम से टॉवल को बाहर सुखाऊंगा, बेड पे नहीं फेंकूंगा। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन अपनी हैबिट्स को करेक्ट कर लूंगा। मैं जिस दिन चाहूंगा अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटा दूंगा। कौन चाहेगा ये? वो व्यक्ति चाहेगा जो अपनी लाइफ के लिए संवेदनशील है, जो फोकस है, जो जिंदगी में बाकी लोगों से बेटर करना चाहता है। बाकी लोग कौन? याद रखना, वो 80% लोग हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं।
हमें 80% में जाना है या 20% में जाना है? पूरी दुनिया को सिर्फ 20% लोग जो है चलाते हैं, 80% लोग फॉलोअर्स हैं। 20% लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, 80% लोग उसमें काम करते हैं। आज जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने के विषय में सोच रहे हैं, इस समय भी 300 से ज्यादा साइंटिस्ट वो हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया के आदमियों को मारा जा सके। याद रखना, साइंटिस्ट कौन है? जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, जो हमसे ज्यादा ट्रेंड है, हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंट है। वो लोग क्या काम कर रहे हैं? लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं, वो भी साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बैठे हुए हैं जो लोगों को बचाने के लिए मेडिसिन बना रहे हैं, जो वैक्सीन बना रहे हैं, आने वाली कोई बीमारी से कैसे बचाया जाए, जिनके हाथ पांव कट गए हैं उनके लिए कैसे यंत्र बनाए जाएं, जो लोग कम सोच पाते हैं उनके लिए किस तरीके से उनके ब्रेन में एआई की चिप लगाई जाए कि उनकी पूरी ब्रेन को अच्छे से, ठीक से, सामान्य तरीके से सोचने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। एक तरफ पूरी दुनिया को विनाश करने वाले लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को बचाने, मानवता को बचाने, लोगों की जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने वाले भी साइंटिस्ट हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम किस इंटेलिजेंट सेक्शन में बैठना चाहते हैं? हम उसमें बैठना चाहते हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए हथियार बना रहे हैं, या वहां वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जो लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं? हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट हमें किस तरफ लेकर के जाएगा। हम अपने इंटरेस्ट को उसी तरफ डाइवर्ट करेंगे जो हम बनना चाहते हैं। ठीक है? कौन सी क्लास है ये? अब आप जाएंगे 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर परसेंटेज हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिफाइन करती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने उसमें मिनिमम स्कोर नहीं किया तो आप अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए 9th क्लास को अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज डिसाइड करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो साइंस के अंदर बायोलॉजी लेनी है, तो मेरा आज से मेरी पढ़ाई का डायरेक्शन किस तरफ जाना चाहिए? मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। आज से मेरा इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? 9th क्लास हमारी पूरी जिंदगी का एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। हमने फैक्ट्री का मालिक बनना है या हमने उस फैक्ट्री में नौकरी करनी है, ये आप आज डिसाइड करेंगे। 9th क्लास के बच्चे आज घर में ले जाकर के अपने उद्देश्य को लिखेंगे। हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं। हमारे गुरुदेव ने अच्छे स्कूल, अच्छे इंटेलिजेंट, साफ सुथरे मन वाले बच्चे, और उसके अंदर भी गगन भारती स्कूल के 9वीं क्लास के इन बच्चों के सामने इस समय यहाँ खड़ा करके कम्युनिकेशन करने के लिए भेजा है। हम खुद नहीं आए हैं, आप लोगों की फ्यूचर में बनने वाली किस्मत भगवान ने उसे समझाने के लिए हमारे पास यहाँ भेजा है। हम किसी और स्कूल में भी इस समय हो सकते थे, लेकिन इस समय हम आपके स्कूल में आपके साथ बैठ करके क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इसको जरा गंभीरता से सोचने का प्रयास करो। हम किसी और भी स्कूल में हो सकते थे, या हो सकता है हम अपने ही बैठ करके माला कर रहे होते, लेकिन हम इतनी दूर से सड़क टूटी हुई फिर भी यहाँ इतनी गर्मी में आए हैं। किस लिए? क्योंकि हमें भगवान के द्वारा आपको मैसेज देने के लिए भेजा गया है। हो सकता है कि आज आप इस बात को महसूस ना करो, आज से 10-15 साल बाद जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि ईशेंदु सर और उत्तम कृष्णदास उस दिन हमारी क्लास में क्या मैसेज लेकर के आए थे, क्या हम उसके ऊपर सीरियसली वर्क कर पाए? वरना डिक्शनरी में एक शब्द होता है काश। काश हमने उस दिन अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया होता, काश हमने उस दिन डिसाइड कर लिया होता कि हमें अपनी जिंदगी में ये बनना है। काश डिक्शनरी का एक वो शब्द है जो कमजोर, दिशाहीन और अनसक्सेसफुल लोगों को उन्हीं के लिए लिखा गया है।
मैं चाहता हूं आपकी डिक्शनरी में जिस पेज पे काश लिखा है आप उसको वहां से फाड़ दें। निश्चयात्मक बुद्धि करें, फर्म डिसीजन लें, अपने डिक्शनरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखें आई विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट अ रिच पर्सन। अपने घर में भी उतना टाइम देना है जितना अपने वर्क प्लेस पे टाइम देना है। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को, सोशल सर्विस को, सभी को इक्वली टाइम देंगे तब हम सक्सेसफुल हैं। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो साइंटिस्ट हथियार बना रहे हैं वो भी बहुत मेहनत से पढ़ करके गए हैं, और वो साइंटिस्ट जो मेडिसिन बना रहे हैं वो भी बहुत पढ़ लिख करके गए हैं। मेहनत सभी ने की है। पैसा नहीं कमाना वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। हमने हर चीज को अनुशासन के साथ कॉन्शियसली लिखना है, अचीव करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल जब आप बड़े होंगे, जो आपसे छोटे आगे आ रहे हैं वो आपके जीवन को देख करके अपनी राह को निश्चित करेंगे। आज आपकी उतनी जिम्मेदारी नहीं है। कल जब बड़े होके बड़े पदों पे बैठेंगे आप, तब आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उस समय समाज के छोटे बच्चों के लिए आप लीडर होंगे। वो आपकी जिंदगी को देखकर सीखेंगे, आपकी जिंदगी उनको प्रेरणा देगी। तो जैसे आप बनेंगे वैसे आने वाली पीढ़ी बनेगी। जैसे आप विचार कर रखेंगे आने वाली पीढ़ी वैसे होगी। आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने वाले लीडर हैं आप। तो अपनी जिम्मेदारी को आज से ही समझना शुरू करें। जब भी हम अपना डेली रूटीन बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएं, ये सोच करके बनाएं कि कोई मुझे देख रहा है तो वो मुझसे क्या सीखेगा। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करें। भगवान ने हमें आजाद छोड़ा है, लेकिन एक टूल दिया है, विवेक बुद्धि, कि हम विवेक बुद्धि से काम करें। मक्खी कूड़े पर भी बैठती है और मिठाई पर भी बैठती है, उसमें कोई विवेक नहीं है। उसको मीठा भी उतना अच्छा लगता है जितना गंदगी अच्छी लगती है। उसको कुछ नहीं पता कहाँ बैठी है, दोनों का एंजॉय कर रही है। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूल अच्छे होते हैं, फूल पराग खाना अच्छा होता है। तो हमने अपने मन को इसी प्रकार बनाना है कि हम बुरी चीज और अच्छी चीज के डिफरेंस को पहचान सकें। भगवान ने ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट दिया है हमें। हम पहचान सकते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। देखिए, ये एंडलेस टॉक है, और मेरा मकसद, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि आपके अंदर वो क्षमताएं छुपी हुई हैं जो किसी और में भी पहले कभी थी या आगे आने वाले समय में किसी के अंदर भी होंगी। भगवान ने सभी को एक समान बुद्धिमान और शक्तिवान बनाया है। हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। जितना बड़ा टारगेट रखोगे, भगवान उतना बड़ा हौसला देंगे और पूरी वैसी ही आपको सक्सेसफुल बनाने की व्यवस्था करेंगे। घर जाकर के पढ़ना, गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने अपने मुंह से बिल्कुल खोल करके ये बात बोल दी है कि जो भी लोग मेरे को ध्याते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, मेरे अनुसार बात करते हैं, उनके योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो नहीं है वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने खुद खुल्लम खुल्ला बोल दिया है। ठीक है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। टाइम हो गया, घंटी बज गई है। एक सेकंड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये याद रखते हुए अपनी जिंदगी को रेशेड्यूल करना। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर किसी के दिल में कोई बात है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, घंटी बज गई है। ठीक है, अभी शेंदु सर कुछ कहेंगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ अपने लिए जियो और अपने पेरेंट्स के लिए जियो। अच्छे से सोने के बाद जब आप उठोगे ना, एक छोटी सी कॉपी रख लो अपने पास, उसमें ये लिखो कि आज मैं एक अच्छा काम करूंगा। जो अच्छा काम किया उसे नोट कर लो। वो जो 80% है ना, जो नटोरियस माइंड है, जो नॉन क्रिएटिव है,
जो ब्रिलियंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा वो ब्रिलियंट की कैटेगरी में आना शुरू हो जाए। अच्छा काम करने का मतलब क्या हुआ? आज मैं गाली नहीं दूंगा, या किसी ने गाली दी तो मैं बदले में जवाब में गाली नहीं दूंगा। ऐसे छोटी छोटी अमेंडमेंट करके आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। देखिए हमने इतनी सारी बातें की, आपने जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो अंदर अंदर कैलकुलेशन कर रहा होगा। तो जो भी अंदर अंदर उस पर विचार कर रहे हैं या पहले भी कभी लाइफ के कोई भी क्वेश्चन है किसी भी लेवल पर आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। इस समय आप चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं, अच्छा लगेगा।